तो जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल यस की हम स्टडी पर एक बार फिर स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है। यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम आपको क्या बताने वाले हैं। हम आपको लगातार जो मॉडल पेपर है उसको सॉल्व करवा रहे हैं और आपको लगातार क्वेश्चन देने का प्रयास कर रहे हैं और लगातार आपको हम एकदम बेहतरीन तरीके से बताने के लिए तत्पर हैं। यहाँ पर देखिए हम आज क्या बात करने वाले हैं, रसायन विज्ञान। किसकी बात करेंगे? रसायन विज्ञान सेट 1 यानी 2022 का जो मॉडल पेपर है 347 जीएस की बात करेंगे। ठीक है, इसके पूरे सॉल्यूशन की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप इस चैनल पर नया चैनल तो सब्सक्राइब कर लिए, लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिए। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आपकी स्क्रीन पर तुरंत ही पहुंच जाए। यहाँ पर देखिए हम बात क्या करने वाले हैं, अच्छी तरीके से हम आपको समझाएंगे और बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखिए इस मॉडल पेपर के एक एक प्रश्न का यहाँ पर आपको हम पूरा सोल्यूशन करवाने वाले हैं। ठीक है, चलिए सेट 1 की बात करेंगे। 347 जीएस पूर्णांक 70 नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समय दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट। ठीक है, 3 घंटे 15 मिनट आपको समय दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए चलिए कल प्रश्नोत्तर देखिए आपको जो मॉडल पेपर है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको कॉपी की तरफ ले चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। ठीक है, जो प्रारंभ के 15 मिनट हैं आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य है, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके समक्ष दिए गए हैं। सभी प्रश्न यहाँ पे करना आपके लिए अनिवार्य है। ठीक है, जो आपके प्रश्न है प्रत्येक प्रश्न के जो अंक हैं वो आपको निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, और गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद जो गणनात्मक प्रश्न है गणना के समस्त पद वहाँ पे दिए गए हैं। प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर दीजिए। जो प्रश्न है उसके प्रासंगिक उत्तर को आपको देना है। जहां आवश्यक हो रासायनिक समीकरण भी आपको देना है। जहां आवश्यक हो आपको वहां पर रासायनिक समीकरण को भी आपको देना है। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर मॉडल पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से हम बताने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको बस हमारे साथ जुड़े रहना है और अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को बरकरार बनाए रखना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगर क्वेश्चन अभी आपको बाद में देखते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको पूर्णांक 70 नंबर का पूरा दिया जाएगा। उसके पहले हम आपको कॉपी दिखा देते हैं। तो ये कुछ आपकी कॉपी इस तरीके से होगी मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, आपकी कॉपी है तो इस कॉपी में ध्यान दीजिएगा। इस कॉपी में आपको देखिए पहले क्या दिखेगा, केंद्र व्यवस्थापक की मुहर और केंद्र की मुहर, दो चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर ये दो चीज़ है तो आपकी कॉपी क्या मानी जाएगी, लीगल मानी जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर 28 पृष्ठ कवर सहित आपके होंगे। तो इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। ठीक है, परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के किसी भाग में अपना नाम न लिखे। तो परीक्षार्थी हैं उत्तर पुस्तिका के किसी भी भाग में अपना नाम नहीं लिखेंगे। ठीक है, और केंद्राध्यक्ष एवं कक्ष निरीक्षकों को यह अधिकार होगा कि वे परिषद की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की तलाशी ले सकते हैं। ठीक है, और परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के पृष्ठ भाग पर दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा सावधानी के साथ पालन करें। ठीक है, आगे देखिए निम्नांकित क्रमांक 1 से 6 तक की पूर्ति परीक्षार्थी स्वयं करेंगे। यानी जो यहाँ पे 1 से लेकर 6 तक जो चीज़ें हैं वो आपको स्वयं भरना होगा। उसके बाद क्या है दिया गया है। ठीक है, अब देखिए इस उत्तर पुस्तिका का प्रयोग करने से पहले यह भी देख लें कि जो उत्तर पुस्तिका दी है उस पर वही वर्ष परिच्छिद्रित है जिस वर्ष में वो परीक्षा दे रहा है। ठीक है, परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियां शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरें। जो परीक्षार्थी हैं उसकी जो प्रविष्टियां हैं सभी प्रविष्टियां शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरें। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे परीक्षार्थी का अनुक्रमांक क्या होगा, अंकों में। ठीक है, तो परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में और परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अंकों में लिखना होगा, यहाँ पे आपको शब्दों में लिखना होगा। रसायन विज्ञान की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? रसायन विज्ञान। ठीक है, यहाँ पे आपको प्रश्न पत्र डाल देना है और प्रश्न पत्र अंकित संकेतांक यहाँ पे आपको लिख देना है। ठीक है, उसके बाद परीक्षा का दिन, परीक्षा तिथि एवं पाली और केंद्र का नाम। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आपको दे देना है। ठीक है, आगे चलिए, आगे हम आपको बताते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब हम आपको प्रश्नों की ओर ले चलते हैं। प्रश्न को बताते हुए आपको इसका आंसर, एक एक प्रश्न का आपको आंसर पूरा हम बताने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या है, प्रति एकक कोष्टिका में, किसमें? प्रति एकक कोष्टिका में 2 परमाणुओं की कुल संख्या रहती है। तो जो हमारे प्रति एकक कोष्टिका है उसमें जो कुल परमाणुओं की संख्या होती है कितना होती है? तो 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। किसमें? फलक केंद्रित घनी एकक कोष्टिका में, या अंतः केंद्रित घनी एकक कोष्टिका में, या आद्य केंद्रित घनी एकक कोष्टिका में, या उपर्युक्त में से कोई नहीं।
तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है। क्या ध्यान देने वाली बात है? यहाँ पर देखिए, अब देखिए यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि प्रति एकक कोशिका में 2 परमाणुओं की कुल संख्या रहती है। तो 4 ऑप्शन आपको मिलेगा। फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका, अंतः केंद्रित घनीय एकक कोशिका, आद्य केंद्रित घनीय एकक कोशिका या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अगर आंसर की बात करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? अंतः केंद्रित घनीय एकक कोशिका। ठीक है, क्या हो जाएगा? अंतः केंद्रित घनीय एकक कोशिका सेकंड। ठीक है, आपके लिए हो जाएगा, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप सभी को बस हमारे साथ जुड़े रहना है और अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को करते रहना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और आपको हम वादा करते हैं कि यहाँ पर आपको एकदम बेहतरीन तरीके से बताया जाएगा। अब देखिए, जो क्वेश्चन दिए गए हैं, ये क्वेश्चन हमने इसमें कॉपी में भी लिख दिया है। यहाँ पे कॉपी में लिखने समय आप देखिए, यहाँ पे आपको सबसे पहली बात, ठीक है, देखिए इस कॉपी में गलत क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको डाल देना है प्रश्नोत्तर नंबर 1। क्या डाल देना है? प्रश्नोत्तर नंबर, ठीक है, प्रश्नोत्तर नंबर 1 आपको डाल देना है। ठीक है, इस तरीके से डालकर आपको लिखना है। जब आप 1 का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे डाल देना है प्रश्नोत्तर नंबर 1। ठीक है, तो इस तरीके के यहाँ पे आपको डाल देना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इसको जरूर आपको डालना है। ठीक है, ये आपको नहीं डालेंगे तो आपके लिए यहाँ पर परेशानी बढ़ सकती है, नंबर कम मिल सकते हैं। ठीक है, तो इसके आंसर की बात करेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंतः केंद्रित घनीय एकक कोशिका। दूसरा नंबर देखिए क्या है? 400 ml किसमें? 400 ml बिलियन में। किसमें? 400 ml बिलियन में क्या किया गया है? 400 ml बिलियन में 7 ग्राम NaOH घुला है। तो घुला हुआ है यानी विलीन है। तो विलियन की मोलरता है, तो विलियन की मोलरता क्या हो जाएगी? 0.437 मोल लीटर इनवर्स या 0.496 मोल लीटर की पावर -1 प्रति लीटर की, ठीक है, या मोल 0.546 मोल लीटर इनवर्स या 0.637 मोल लीटर इनवर्स। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 0.437 मोल लीटर इनवर्स आपके लिए आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ध्यान दीजिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? प्रथम कोट की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है। तो प्रथम कोट की जो अभिक्रिया है, इसके वेग स्थिरांक की जो इकाई है वह क्या है? तो 4 ऑप्शन आपको मिलेगा। मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, सेकेंड इनवर्स मोल लीटर इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स या मोल लीटर इनवर्स सेकेंड। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सेकेंड इनवर्स। क्या हो जाएगा? सेकेंड इनवर्स इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जल अपघटन पर बेंजेमाइड बनाता है। जो जल अपघटन जब होता है तो बेंजेमाइड क्या बनाता है? ठीक है, तो बेंजेमाइड क्या बनाता है? 4 ऑप्शन आपको मिलेगा। बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक अम्ल या एथिल बेंजोएट या एथेनोइक अम्ल। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बेंजोइक अम्ल। क्या हो जाएगा? बेंजोइक अम्ल। ठीक है, आपके लिए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? जल अपघटन पर बेंजेमाइड बनाता है। जो जब जल अपघटन होता है तो बेंजेमाइड क्या बनाता है? 4 ऑप्शन आपको मिला यहाँ पर। बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक अम्ल, एथिल बेंजोएट या एथेनोइक अम्ल। तो आंसर क्या हो जाएगा? बेंजोइक अम्ल। क्या बनाता है? बेंजोइक अम्ल। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए अगला देखिए। R सिंगल बॉन्ड NH2 प्लस CHCl3 प्लस KOH जब ये क्रिया करेगा तो क्या, देखिए अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया आपके लिए कहलाएगी? ठीक है, तो गाटरमान कॉक अभिक्रिया, कार्बिल एमीन की अभिक्रिया, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया या स्मिथ अभिक्रिया। तो आंसर क्या हो जाएगा? कार्बिल एमीन की अभिक्रिया। क्या हो जाएगा? कार्बिल एमीन की अभिक्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए आपको कॉपी में इसी तरीके से लिखना है, जिसे च तक हो गया, 2 का क। ठीक है, तो यहाँ पर आपको प्रश्नोत्तर नंबर 2 डाल देना है। यहाँ पे आपको भूलना नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर आपको गलती नहीं करनी है। तो क्या डालना है यहाँ पर? प्रश्नोत्तर नंबर 2 यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डाल देना है। कोई वाली दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ तो हम आपको अच्छी तरीके से बताते चलेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको भूलना नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है? RNA में उपस्थित क्षारक हैं। ठीक है, तो जो RNA में है उसमें कौन कौन से उपस्थित जो क्षारक हैं, कौन कौन से हैं? एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन या
ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन या यूरेसिल, या साइटोसिन, थाइमिन, एडेसिन या यूरेसिल, या एडेनिन। देखिए यहाँ पर या एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन या यूरेसिल, आंसर क्या हो जाएगा? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल 4। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्नोत्तर नंबर 2 की बात करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है कि सिल्वर सीसीपी जालक बनाता है, क्या बनाता है? सेंट्रल क्यूबिक, ठीक है, ये आपका बनाता है, जालक बनाता है, और इसके क्रिस्टल के, जो इसके क्रिस्टलों हैं, इसके क्रिस्टलों के यक्स किरण अध्ययन द्वारा, किसके द्वारा? यक्स किरण अध्ययन द्वारा पता चला कि और इसकी एकक कोशिका के कोर की लंबाई, पता चला इसकी एकक कोशिका कोर की लंबाई 408.6 pm है। ठीक है, सिल्वर के घनत्व की गणना कीजिए, परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा? 107.9 U। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दे रखा है। चलिए अब इसके आंसर की बात कर लेते हैं। आप देखिए सीसीपी जालक में प्रति एकक कोशिका में चांदी परमाणुओं की संख्या Z बराबर कितना हो जाएगी? 4। क्या? सीसीपी जालक में प्रति एकक कोशिका में चांदी परमाणुओं की संख्या बराबर 4। एकक कोशिका में कोर की लंबाई D बराबर 408.6 pm। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये कितना हो जाएगा? pm को मीटर में चेंज करेंगे, पिकोमीटर है ये। ठीक है, तो 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻12 मीटर होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 408.6 इंटू 10⁻12 मीटर, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। आगे देखिए, चांदी का जो परमाणुविक द्रव्यमान यम है कितना होता है? 107.9 ग्राम मोल इनवर्स होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? एकक कोशिका में चांदी का घनत्व P बराबर क्या हो जाएगा? Zm/A³ क्या हो जाएगा? एकक कोशिका में चांदी घनत्व P बराबर क्या हो जाएगा? Zm/A³Na, जहाँ Na क्या है? एवोगाड्रो संख्या है, 6.0022 इंटू 10⁻23 मोल इनवर्स। ठीक है, अब यहाँ से देखिए रो बराबर क्या हो जाएगा? 4 इंटू 107.9 इंटू 10⁻³ kg मोल इनवर्स अपान 408.6 इंटू 10⁻12 मीटर का क्यूब इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मोल इनवर्स। ठीक है, आपके लिए ये हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पर 10.5 इंटू 10⁻³ kg मीटर क्यूब। ठीक है, रो इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। क्या हो जाएगा? 10.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, हम ख की बात करेंगे। ख नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, 2 के ख की बात करेंगे। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन से आप क्या समझते हैं? देखिए ये सारे प्रश्न एक तरीके से हम आपको लिखने का तरीका बता रहे हैं और क्वेश्चनों को सॉल्विंग करना बता रहे हैं। तो आपको भी और क्वेश्चन जो आएंगे उसको भी अच्छी तरीके से हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन से आप क्या समझते हैं? किसमें? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन से आप क्या समझते हैं? विलेय के वाष्प दाब एवं मोल प्रभाज में आपेक्षिक अवनमन, ठीक है, में बीच संबंध का व्यंजक लिखिए। इसमें क्या लिखना है? बीच संबंध का व्यंजक लिखना है। चलिए उसको आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। क्या हो जाएगा? किसी विलायक में, क्या? किसी विलायक में वह अवाष्पशील विद्युत अपघट्य, क्या? किसी विलायक में अवाष्पशील विद्युत अनअपघट्य पदार्थ घोलने पर, क्या करने पर? अनअपघट्य पदार्थ घोलने पर विलयन के वाष्प दाब में कमी आ जाती है। किसमें? जो विलयन का वाष्प दाब है उसमें कमी आ जाती है, जिसे विलायक के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। क्या कहते हैं? विलायक के वाष्प दाब का क्या कहते हैं? अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। P0 माइनस PS अपान P0 बराबर क्या हो जाएगा? स्मॉल n अपान स्मॉल n प्लस n। ठीक है, कैपिटल N। ठीक है, आपके लिए हो जाएगा, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव को समझाइए। किसको? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव को समझाइए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या हो जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, और आपके लिए इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपको हम इसका जो महत्व है हम आपको शब्दों में नहीं बता सकते। ठीक है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और आपको मेरे प्यारे बच्चों एक चीज़ और हम आपको बता दें, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो PDF अगर आपको चाहिए मेरे प्यारे बच्चों तो आपको जुड़ जाना है SKM स्टडी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से जुड़ जाना। नहीं तो इसका पूरा सोल्यूशन आपको कहाँ मिलेगा? SKM स्टडी, ठीक है,
skmstudy.com वेबसाइट पर आपको इसका पूरा सोल्यूशन मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। आपको बस वहां पर जाना है, अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को बनाए रखना है, ठीक है। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। और आपको कहीं छोड़कर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड व्यूह को समझाइए। तो क्या हो जाएगा, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है। चलिए उसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से हम बताने का प्रयास करते हैं। तो आपको बस हमारे साथ जुड़े रहना है, अच्छी तरीके से तैयारी करते रहना है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो क्या हो जाएगा, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाने के लिए क्या, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाने के लिए 1 मोलर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के क्या, 1 मोलर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के जलीय विलयन में, किसमें, जलीय विलयन में एक प्लेटिनम धातु की प्लेट, क्या, एक प्लेटिनम धातु की प्लेट जिस पर प्लेटिनम ब्लैक की परत जमी होती है। क्या जमी होती है, प्लेटिनम ब्लैक की परत जमी होती है, लटका है। ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाने के लिए 1 मोलर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के, क्या, 1 मोलर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के जलीय विलयन में एक प्लेटिनम धातु की प्लेट, क्या, एक प्लेटिनम धातु की प्लेट जिस पर प्लेटिनम ब्लैक की परत जमी होती है, ठीक है, लटका है। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और 1 एटीएम दाब पर हाइड्रोजन गैस विलयन में प्रवाहित करते हैं। किसमें, हाइड्रोजन गैस विलयन में क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं, ठीक है। ये सिंपल से इसकी परिभाषा से चलेगा। नंबर प्रश्न देखिए क्या है, विद्युत अपवहन की उपयोगिता लिखिए। किसकी, विद्युत अपवहन की उपयोगिता आपको लिखना है। चलिए आगे आपको बताते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम आपको बताते हैं विद्युत अपवहन की उपयोगिता, ठीक है। यह विधि इस तथ्य पर आधारित है कि घुलित पदार्थ के अणु व आयन चर्म पत्र झिल्ली में से सरलता पूर्वक विसरित हो जाते हैं, ठीक है। यह विधि इस तथ्य पर आधारित है कि जो घुलित पदार्थ हैं, पदार्थ के जो अणु हैं वह आयन चर्म पत्र झिल्ली में से सरलता पूर्वक विसरित हो जाते हैं, जबकि कोलाइडी कण जो होते हैं उसमें से विसरित नहीं हो पाते। देखिए जो हमारे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यह विधि इस तथ्य पर आधारित है कि घुलित पदार्थ जो होते हैं वो अणु आयन चर्मपत्र झिल्ली में से सरलतापूर्वक विसरित हो जाते हैं, जबकि कोलाइडी कण उसमें से विसरित नहीं हो पाते या कठिनाई से विसरित होते हैं। चर्मपत्र झिल्ली द्वारा कोलाइडी विलयन में घुलित पदार्थों को पृथक करने की विधि अपवहन कहते हैं। क्या कहते हैं, चर्मपत्र झिल्ली द्वारा कोलाइडी विलयन में घुलित पदार्थों को पृथक करने की विधि अपवहन कहते हैं। चर्मपत्र झिल्ली द्वारा कोलाइडी विलयन में घुलित पदार्थों को पृथक करने में अपवहन का उपयोग किया जाता है। जो चर्मपत्र झिल्ली है उसको कोलाइडी विलयन में घुलित पदार्थों को पृथक करने के लिए क्या किया जाता है, अपवहन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्या है, स्टोइकियोमेट्री। क्या, ध्यान दीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टोइकियोमेट्री दोषों को सचित्र द्वारा समझाइए। तो कौन कौन से दोष है, चलिए उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो बिंदु दोष, देखिए अब यहाँ पर आपको डालना है प्रश्न उत्तर नंबर 3, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपको डालते रहना है, ठीक है। इसमें नहीं लिखा गया है तो यहाँ पे आपको डालना है प्रश्न उत्तर नंबर 3, ठीक है। तो उसके बाद आपको यहाँ से नीचे से लिखना है, ठीक है। चलिए स्टोइकियोमेट्री दोषों को सचित्र द्वारा समझाइए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हो जाएगा बिंदु दोष जिनमें, क्या, बिंदु दोष जिनमें यौगिक की, किसकी, यौगिक की स्टोइकियोमेट्री संरक्षित रहती है। क्या रहती है, यौगिक की स्टोइकियोमेट्री क्या रहती है, संरक्षित रहती है। साटकी दोष और फ्रैंकल दोष स्टोइकियोमेट्री बिंदु दोष हैं। क्या है, जो हमारे साटकी दोष हैं और फ्रैंकल दोष हैं जो वो क्या है, स्टोइकियोमेट्री बिंदु दोष हैं, ठीक है। आगे देखिए आगे क्या है, फ्रैंकल दोष। क्या, फ्रैंकल दोष, यह दोष आयनों, प्रायः धन आयनों के अपनी जालक स्थिति को त्याग कर अंतराकाशी स्थान को ग्रहण। देखिए ये जो आयन होते हैं, ये दोष जो होते हैं आयनों को प्रायः अपनी क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, अपनी जालक स्थिति को त्याग कर अंतराकाशी आयन को ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। जो आप प्रश्न में देख रहे हैं वो मॉडल पेपर के ही प्रश्न हैं, आपको लिख लेने हैं सभी प्रश्नों को, ठीक है। लेने के कारण, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लेने के कारण
उत्पन्न होता है। यह दोष प्रायः उन आयनिक यौगिकों में पाया जाता है जिनमें क्रिस्टल संरचना की समन्वय संख्या का मान कम होता है। किसमें? जिसमें क्या होता है, क्रिस्टल संरचना की समन्वय संख्या का मान कम होता है तथा ऋण आयनों का आकार धन आयनों के आकार से काफ़ी अधिक होता है। किसका? जो हमारे ऋण आयन हैं वो धन आयनों के आकार से काफ़ी क्या होते हैं, अधिक होते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि इसमें देखिए एक Ag+ आपको क्या हो जाएगा, बीच में उठ करके आपको यहाँ पर आकर दिखता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, इस तरीके के दोष क्या कहते हैं, फ्रैंकल दोष कहते हैं। चलिए अगला देखेंगे। अगला हमारा क्या है, साटकी दोष। क्या है? साटकी दोष। ठीक है, तो साटकी दोष क्या होता है, चलिए इसके बारे में आपको समझाते हैं। तो यह दोष जालक के समान, क्या यह दोष जो होता है जालक से समान संख्या में, किससे? जालक से समान संख्या में धन आयनों एवं ऋण आयनों के लुप्त होने के कारण उत्पन्न होता है। किससे? धन आयनों एवं ऋण आयनों के लुप्त होने के कारण उत्पन्न होता है। साटकी दोष प्रायः उन आयनिक यौगिकों में पाया जाता है। जो साटकी दोष होते हैं प्रायः उन आयनिक यौगिकों में पाए जाते हैं जिनमें क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, जिनमें क्या होता है, क्रिस्टल संरचना की समन्वय संख्या का मान, किसके? क्रिस्टल संरचना की जो समन्वय संख्या का मान है अधिक होता है तथा धन आयन एवं ऋण आयन लगभग समान आकार के होते हैं। ठीक है, ये आपके हो जाते हैं। चौथा क्या होता है, साटकी दोष होता है। ठीक है, तो ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए साटकी दोष आपका यहाँ होगा, पीछे आपका फ्रैंकल दोष था। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। 3 के ख नंबर की बात करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, तनु तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल की, किससे? तनु तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल की तांबे से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। किसकी? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तनु तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल की तांबे से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। तो तनु नाइट्रिक अम्ल की तांबे से अभिक्रिया कराने पर क्या होगा, 3Cu + 8HNO3। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, जो नाइट्रिक अम्ल है इसकी क्रिया जब तांबे से कराएंगे तो 3Cu + 8NH3 जब अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, 3CuNO3 का होल ट्वाइस + 2NO + 4H2 आपका बच जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सांद्र नाइट्रिक अम्ल जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, जो सांद्र नाइट्रिक अम्ल होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो सांद्र नाइट्रिक अम्ल जो है, यहाँ पर सांद्र नाइट्रिक अम्ल की तांबे से अभिक्रिया कराने पर क्या होगा, Cu + 4HNO3 क्रिया करके क्या बनाएगा, CuNO3 का होल ट्वाइस + 2NO2 + 2H2O। ठीक है, इससे प्रश्न आपको कर लेना है। उसके बाद ग नंबर की बात करेंगे। एक दंतुर लिगेंड को उदाहरण की सहायता से समझाइए। किसको? एक दंतुर लिगेंड को उदाहरण की सहायता से समझाना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम समझाते हैं और आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए, लिगेंड का एक परमाणु, क्या? ध्यान दीजिएगा, लिगेंड का एक परमाणु दाता परमाणु होता है। क्या होता है? एक परमाणु क्या होता है, दाता परमाणु होता है, जो केंद्रीय धातु आयन को, किसको? केंद्रीय धातु आयन को एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके, क्या करके? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके, ठीक है, दान करके क्या बनाता है मेरे प्यारे बच्चों, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके उपसंयोजक आबंध बनाता है। क्या बनाता है? उपसंयोजन आबंध बनाता है। जब एक लिगेंड धातु आयन से, क्या? जब एक लिगेंड धातु आयन से एक दाता परमाणु द्वारा परिबद्ध होता है तो उसे क्या कहते हैं? एक दंतुर लिगेंड कहते हैं। जैसे Cl-H2O या HNH3 को लिगेंड एक दंतुर कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज की संरचना में अंतर स्पष्ट कीजिए। किसमें? ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज की संरचना में अंतर स्पष्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन आपका है 3 का घ। तो ग्लूकोज एक पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड है। क्या है? पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड है। ये आपको ध्यान देना होगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, और आपको अच्छी तरीके से हम बताने का प्रयास भी कर रहे हैं। जो ग्लूकोज होता है क्या होता है? एक पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड है। इसके लिए इसकी संरचना जो होती है, देखिए इसकी संरचना क्या है? OCH, ठीक है, COCH, ठीक है, HCCOH। यहाँ आप किसकी संरचना आपको दिखेंगे? इसकी संरचना हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 कार्बन आपको मिलेंगे। हाइड्रोजन की बात करें तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 और 5, 6 5 11 आपको क्या मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों? 11 1 12, यानी कि देखिए
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हाइड्रोजन मिलेंगे, 6 कार्बन मिलेंगे और आपको 6 ऑक्सीजन मिलने वाले हैं। तो ये पूरी उसकी संरचना हो जाएगी, ये आपको लिख लेना है। उसके बाद फ्रक्टोज एक कीटोहेक्सोन है, इसलिए इसकी संरचना है, देखिए इसकी संरचना भी आपको देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो इसकी भी संरचना आपको यहाँ पर दिखे, तो इसकी भी संरचना आपको मिलेगी, ठीक है। HCOH, ठीक है, क्या C डबल बॉन्ड O, C सिंगल बॉन्ड OH, C सिंगल बॉन्ड OH, इसकी भी संरचना आपको इस तरीके से देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरीके से आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। आपको बस हमारे साथ जुड़े रहने की ज़रूरत है और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से हम बताने के लिए आपके सामने हमेशा हाजिर रहेंगे। यहाँ पर देखिए, एक सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव, मान लीजिए कोई हमारा सेल है, उसके लिए जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है 1.1 वोल्ट है, ठीक है। निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा की गणना कीजिए। किसकी? निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए किसका? मानक गिब्स ऊर्जा की गणना कीजिए, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, Zn इंटू ए का सॉलिड है और Cu+2 क्या है हमारा, तो यहाँ पर देखिए क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव 1.1 वोल्ट है। निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए इसका आपको निकालना है, तो कहाँ तक पहुँचे तब Cu+2 एक्वा, तो क्या आपका हो जाएगा Zn+2 प्लस ये आपको एक्वा में रहेगा, ठीक है। Cu ये आपका सॉलिड में हो जाएगा, तो क्या बनेगा हमारा, ये आप में बदलेगा, ये देखिए ये आयनित हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखेंगे, गिवन दिया क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव ई सेल बराबर क्या है 1.1 वोल्ट। मानक गिब्स ऊर्जा डेल्टा जी जीरो क्या है, क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो डेल्टा जी जीरो बराबर क्या है, -NF ई की पावर 0 सेल, ठीक है। डेल्टा जी जीरो बराबर क्या है, -2 इंटू 96,500, ठीक है, 96,500 इंटू 1.1, ठीक है। डेल्टा डी जीरो बराबर क्या हो जाएगा, -2123000 जूल प्रति मीटर या जूल प्रति मोल। यहाँ पे इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 212.300 किलो जूल प्रति मोल, या माइनस आपको बाद में लगा देना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए आपको यहाँ पर कॉपी की जो मॉडल पेपर है उसके सारे प्रश्नों को सॉल्व करवाना है, ठीक है। अभी आप क्लास तक जुड़े रहना है, पूरा स्क्रीनशॉट करते रहना है, ठीक है। आपको अगर आप लिख पा रहे हैं तो लिख, नहीं तो आपको स्क्रीनशॉट करते रहिएगा, ठीक है। निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखिए, ठीक है, विद्युत कण संचलन पर और स्कंदन पर। चलिए इस पर आपको लिखकर बताते हैं टिप्पणी, जो कि आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए इस पर टिप्पणी लिखेंगे, तो इसी तरीके से आपको साफ सुथरी कॉपी में लिखनी है, आपको कहीं भी काट पीट बहुत ही कम करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो विद्युत कण संचलन क्या होता है, चलिए इसके बारे में पहले समझ लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, विद्युत कण संचलन क्या होता है, कोलाइडी विलयनों में, किसमें, कोलाइडी विलयनों में विद्युत प्रवाहित करने पर, क्या करने पर, जो कोलाइडी विलयन होते हैं उसमें जो विद्युत होता है, विद्युत प्रवाहित करने पर कोलाइडी कणों की गति को, जो कोलाइडी कण होते हैं उसकी गति को, ठीक है, गति को विद्युत कण संचलन कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत कण संचलन कहते हैं। यानी कि कोलाइडी विलयनों में विद्युत प्रवाहित करने पर कोलाइडी कणों की गति को विद्युत कण संचलन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए स्कंदन या अवक्षेपण, क्या स्कंदन या अवक्षेपण की बात करेंगे तो स्कंदन या अवक्षेपण क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, द्रव विरोधी कोलाइड विलयन में, किसमें, द्रव विरोधी कोलाइड विलयन में विद्युत अपघट्ट की थोड़ी सी मात्रा डालने पर, किसकी, विद्युत अपघट्ट की थोड़ी सी मात्रा डालने पर कोलाइडी कण परस्पर मिलकर अवक्षेप बना लेते हैं। जो कोलाइडी कण होते हैं वो मिलकर परस्पर क्या बना लेते हैं, अवक्षेप बना लेते हैं। यह घटना स्कंदन या अवक्षेपण कहलाती है। जो घटना है स्कंदन या अवक्षेपण कहलाती है। जैसे आर्सेनियस सल्फाइड सॉल्ट में, किसमें, आर्सेनियस सल्फाइड सॉल्ट में बेरियम क्लोराइड का विलयन डालने पर, किसका, बेरियम क्लोराइड का जो विलयन है डालने पर आर्सेनियस सल्फाइड के कोलाइडी कण परस्पर मिलकर आर्सेनियस सल्फाइड के अवक्षेप बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, आर्सेनियस सल्फाइड के अवक्षेप बना लेते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ग्लूकोज को निम्नलिखित से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिख लीजिए। जो ग्लूकोज है इसके जो अभिक्रिया है उसका रासायनिक समीकरण आपको लिखना है, जैसे NH2OH HCN, ठीक है।
अब देखिए इसका आपको स्क्रीनशॉट कर लेना है, अच्छी तरीके से अपना रट लेना है, ठीक है। चलिए अगला फिर देखेंगे, अगला क्या है। तो अगला देखिए 5 का क की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको डाल देना है प्रश्नोत्तर नंबर 5, ठीक है। क्या डाल देना है? प्रश्नोत्तर नंबर 5, ठीक है, ये आपको डाल देना है यहाँ पर। उसका देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका पूरा स्क्रीनशॉट आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपके लिए है परासरण दाब को परिभाषित कीजिए, परासरण दाब और विलेय के मोलर द्रव्यमान में संबंध स्थापित कीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे, देखिए परासरण दाब क्या होता है? परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया आवश्यक अतिरिक्त दाब परासरण दाब कहलाता है, ठीक है। और इसमें देखिए जो चीज़ें हैं उसको आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट कर लेना है, बस इतना सारा चीज़ें हैं। उसका ख नंबर की बात करेंगे तो ख नंबर में देखिए क्या क्या दे रखा है। शून्य कोट की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के लिए इकाई तथा व्यंजक लिखिए। जो शून्य कोट की अभिक्रिया है, अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के लिए इकाई तथा व्यंजक लिखिए, लिखिए इकाई तथा व्यंजक लिखिए। तो ये आपके लिए देखिए शून्य कोट की अभिक्रिया है, ठीक है। तो इसके लिए पूरा आपको दिया है, ठीक है। वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारकों की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होती है। ऐसी अभिक्रिया जिसकी जो दर है, जिसकी दर अभिकारकों की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होती है, शून्य कोट की अभिक्रिया कहलाती है। शून्य कोट अभिक्रिया के वेग स्थिरांक मोल प्रति लीटर प्रति समय, ठीक है। तो ये आपका व्यंजक हो जाएगा, व्यंजक आपको लिख लेना, इसको स्क्रीनशॉट कर लेना अच्छी तरीके से, ठीक है। आप चलिए आगे यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, तो यहाँ पर देखिए इसको भी आपको स्क्रीनशॉट कर लेना है, ये आपका पूरा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एवं 3 अभिलाक्षणिक गुणों को लिखिए। तो ये अभी आपको लिख लेना है, इसमें थोड़ा समझाने वाली बात नहीं है, ठीक है। इसको भी आपको पूरा स्क्रीनशॉट करते चलना है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ताकि आपको आसानी रहे लिखने में, ठीक है। ये भी आपको पूरा कर लेना है, जितनी भी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे आपको कर लेना है। उसका देखिए उत्प्रेरक गुण है, इसका उत्प्रेरक गुण रंगीन आयन एवं रंगीन यौगिक बनाने की प्रकृति, ठीक है, ये भी आपको कर लेना है। उसके बाद देखिए 5 घ की बात करेंगे। उप संयोजन यौगिकों के बर्नर सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। इसको आपको स्क्रीनशॉट कर लेना है और यहाँ पर भी आपको पूरा स्क्रीनशॉट कर लेना है, ठीक है। इसको भी कर लेना है, इसके नीचे वाला भी कर लेना है, ठीक है। तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, सारे प्रश्नों को यहाँ पर कराने वाले हैं। 6 के क की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको डाल देना है प्रश्नोत्तर नंबर 6। तो इसका देखिए अमोनिया बनाने की हैबर विधि, आपका एक प्रॉपर वीडियो हमने आपको बनाकर दिया हुआ है। आप जाएंगे जब केमिस्ट्री की जो प्लेलिस्ट है उसमें देखेंगे तो आपको वहाँ पर अमोनिया हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण जो पूरा बताया गया है। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट कर लेना है, इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, यहाँ पर भी इसको भी आपको कर लेना है, ठीक है। तो इस तरीके के जो प्रश्न आपके कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है, देखिए सारी अभिक्रियाएं हमने आपको करा रखी हैं। सिल्वर क्लोराइड की क्रिया अमोनिया हाइड्रोक्साइड से कराने पर, यह भी अभिक्रिया हमने करा रखी है। और काल्वे अभिक्रिया, रायमन टीमन अभिक्रिया, विलियमसन संश्लेषण, सारी अभिक्रियाओं को हमने करा रखा है, जिसको आपको बस स्क्रीनशॉट करके लिख कर रट लेना है, ठीक है। ये रटने वाली चीज़ें हैं, पूरा अच्छी तरीके से आप समझ रहे हैं, ठीक है। इसको भी आपको पूरा रट लेना है, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला देखिए क्या है, सल्फोनीकरण को भी आपको स्क्रीनशॉट कर लेना है, ठीक है। इसको भी फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, सारी अभिक्रियाओं को यहाँ पर क्या कर लेना है, स्क्रीनशॉट कर लेना है, ठीक है। चलिए अगला देखिए 7 के ख की बात करेंगे। निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखी हैं। पहला क्या है, क्लीमेंसन अपचयन, वोल्ट किस्नर अपचयन, एल्डोल संघनन, कैनिजारो अभिक्रिया, हेल फुलार्ड जेलेस्की अभिक्रिया। इसको आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट कर लेना है, ठीक है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। इसको भी आपको कर लेना है पूरा, ठीक है, पूरा कर लेना है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी आपको अच्छी तरीके से कर लेना है, ठीक है। चलिए तो इतना सारा आपके लिए देखिए मॉडल पेपर था, पूरा मॉडल पेपर हमने आपको सॉल्व करवाया है मेरे प्यारे बच्चों। ये मॉडल पेपर आपको हमने पूरा सॉल्व करवा दिया है। तो आपको देखिए जो भी चीज़ क्वेश्चन है सारा स्क्रीनशॉट करके आप लोग उसका कॉपी में अपने लिख लीजिएगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए सारे प्रश्नों को हमने करा रखा है, ठीक है। तो स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।